हेलो गाइस, वेलकम बैक टू योर ओन चैनल। आज हम बात करेंगे फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन के बारे में। फोर्स एक बहुत ही कॉमन टर्म है जिसके बारे में हम जब बात करते हैं तो हम हिंदी में कहते हैं दम लगा के कोई काम करना। तो व्हाट इज दिस दम? ये जो आप काम कर रहे हैं, जो आप फोर्स लगा रहे हैं, उसी के बारे में हमारी यहाँ बात हो रही है। इन सिंपल वर्ड्स अगर कहा जाए तो इट इज पुश और पुल ऑफ एन ऑब्जेक्ट। अगर नॉर्मल टर्म्स में कहें तो डेफिनेशन यहीं खत्म हो जाती है, लेकिन साइंस के टर्म्स में बात करेंगे तो डेफिनेशन का पार्ट कुछ और भी है। पुश और पुल ऑफ एन ऑब्जेक्ट व्हिच चेंजेस और ट्राई टू चेंज इट्स स्टेट, शेप एंड डायरेक्शन। जैसे हम बात करते हैं, हम किसी रेस्टोरेंट के अंदर जा रहे हैं, उसके डोर पर लिखा हुआ है पुश, लिखा हुआ पुश है। आप क्या करोगे? इसको पुल करने की कोशिश करोगे, गेट को ओपन करने की कोशिश करोगे, लेकिन वो नहीं होगा। तो यहां पर इट इज ट्राइंग टू चेंज बट चेंज नहीं कर पा रहा है। बट अगर पुश करने को कहा जा रहा है और आप उस गेट को पुश ही कर रहे हैं, देन इट विल गेट ओपन। तो इसका मतलब आपके फोर्स ने क्या किया? उसकी स्टेट को चेंज कर दिया। तो फोर्स कोई भी चीज है, फोर्स इज दैट थिंग व्हिच ट्राइज टू चेंज और इट एक्चुअली डज चेंज द स्टेट, शेप एंड डायरेक्शन ऑफ दैट ऑब्जेक्ट। नाउ अभी तो बात करेंगे कि स्टेट, शेप एंड डायरेक्शंस के बारे में है क्या। लेट्स टेक एन एग्जांपल ऑफ फुटबॉल मैच। बॉल कहां रखी है? सेंटर पर। प्लेयर्स आए और उन्होंने उसको क्या किया? किक। तो जो चीज रेस्ट पर थी वो किसमें आ गई? मोशन में। उस फुटबॉल को उस फुटबॉल को कैच किसने किया? गोलकीपर ने कैच कर लिया है, यानी कि दैट बॉल व्हिच इज इन मोशन अब किसमें आ गई? वो दैट इज इन रेस्ट। तो रेस्ट वाली चीज किसमें गई? मोशन में। मोशन वाली चीज किसमें आ गई? रेस्ट में। नाउ व्हाट अबाउट डायरेक्शन? अगर सामने वाले ने आपको क्या किया है? किक किया है पैर से, और आपने क्या किया? वापस उसको रिवर्स करके किक कर दिया। तो व्हाट विल हैपन? इट्स डायरेक्शन विल बी चेंज, इट्स स्पीड इट विल आल्सो चेंज। Just like in cricket also, a ball is coming and you are using the bat. It depends upon how you are playing. If you just do this, the ball will stop. But if you hit it very hardly, then its speed might increase and its direction is also changing. Similarly, if you try to push that football, अगर force proper हुआ, then its shape will be वो फट जाएगा, its shape will be gone. So we can change the state. We can change the shape, we can change the direction of that particular object. अब हम फोर्स की बात कर रहे हैं, तो हम जब भी किसी क्वांटिटी के बारे में बात करते हैं तो सबसे पहले चीज आती है whether it's स्केलर और वेक्टर। So force is a vector quantity, means it has both magnitude and direction. अब अगर डायरेक्शन इसके अंदर प्रॉपर्टीज है, फॉर एग्जांपल आपने कोई ऑब्जेक्ट है, ये क्या कर रहे हैं? यू आर यूजिंग दिस पुश। ऐसे देखा जाए तो व्हाट यू आर डूइंग? यू आर पुलिंग इट। नाउ अगर मैं कहा जाऊं कि मैं इसके ऊपर फोर्स इस तरीके से लगा रहा हूं, तो डायरेक्शन ऑफ दिस फोर्स इज डिफरेंट। सो द वैल्यू जो आपके आएंगी दैट विल बी डिफरेंट। सो बिकॉज़ फोर्स इज अ वेक्टर क्वांटिटी। नाउ कम कि इसकी यूनिट क्या होती है? द एसआई यूनिट ऑफ फोर्स, इट्स एसआई यूनिट इज यू हैव एज न्यूटन। जो हमारे साइंटिस्ट है, बहुत ही फेमस साइंटिस्ट हैं न्यूटन, इन्हीं के बारे में इसकी यूनिट रखी गई है। और इन्हीं न्यूटन बाबा ने आगे शॉकिंग फोर्स के 3 लॉज दिए थे, जिनको न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन कहा जाता है, या फिर आप कह सकते हैं सिंपली लॉज ऑफ मोशन। अब जो कोई ऑब्जेक्ट होता है तो उसके ऊपर एक ही टाइम पर एक से ज्यादा फोर्स काम कर रहे होते हैं। जैसे मान लेते हैं हमारे पास में ये ऑब्जेक्ट है, इसके ऊपर काफी सारे फोर्स लग रहे हैं काफी सारी डायरेक्शन से। अगर ये जो सारे फोर्सेस हैं इनका सम 0 है तो दैट इट इज कॉल्ड बैलेंस्ड फोर्सेस। बैलेंस्ड फोर्सेस क्यों हैं? जैसे कि आप मान लीजिए आप टग ऑफ वॉर एक गेम खेल रहे हैं, आप दो तरफ से क्या कर रहे हैं? टीम उस रस्सी को खींचने की कोशिश कर रहे हैं। अब दे आर ऑफ इक्वल स्ट्रेंथ। इफ दे आर ऑफ इक्वल स्ट्रेंथ, वो रस्सी कहीं भी मूव नहीं करेगी, नोबडी विल मूव। इसी तरह से बैलेंस्ड फोर्सेस के केस में क्या होते हैं? जो सम ऑफ योर फोर्सेस होता है, जो नेट सम ऑफ योर फोर्स है, दैट इज इक्वल्स टू 0। लेकिन अगर उसी टग ऑफ वॉर गेम में कोई एक टीम बहुत स्ट्रांग हो जाए और वो रस्सी को पुल करने की कोशिश करेगी, then what will happen? They will able to pull that thing into their zone. तो यहाँ पर कोई फोर्स क्या हो रहा है? स्ट्रांग हो रहा है।
लेट्स से यहाँ पर आपके इस केस के अंदर दो फोर्स आपके इस तरफ काम कर रहे हैं, ये वाला फोर्स दिस इज स्ट्रॉन्गर, तो आपके केस में होगा क्या कि ऑब्जेक्ट शिफ्ट होकर यहां पहुंच जाएगा, बिकॉज इस तरफ आपके जो पुश करने वाला फोर्स है दैट इज मोर, आउट ऑफ दिस टू फोर्सेस दिस फोर्स इज स्ट्रॉन्गर, तो आपके जो ऑब्जेक्ट है ये इस जगह पहुंच चुका होगा। तो ये वाली कंडीशन कौन सी कहलाती है? दिस कंडीशन इज अनबैलेंस्ड फोर्सेस। तो हमारे पास में बैलेंस फोर्सेस में क्या आ रहा है? नेट सम ऑफ फोर्स इज इक्वल्स टू 0, तो यहां पर जो नेट सम है दैट वोंट बी इक्वल टू 0, सो दिस इज आर द बैलेंस्ड एंड अनबैलेंस्ड फोर्स कांसेप्ट। तो चलिए न्यूटन बाबा के पहले लॉ के बारे में बात करते हैं, व्हिच इज द फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। इट सेज एवरी ऑब्जेक्ट कंटिन्यूज इन इट्स स्टेट, चाहे वो रेस्ट में हो चाहे मोशन में हो, इट वांट्स टू बी इन इट्स स्टेट इफ नो एक्सटर्नल फोर्स इज अप्लाइड ऑन इट। यानी कोई ऑब्जेक्ट है, सपोज दैट इज इन द रेस्ट, अगर कोई एक्सटर्नल फोर्स काम नहीं कर रहा है तो किस में रहना चाहेगा? इट वांट्स टू बी इन द रेस्ट। जैसे फॉर एग्जांपल आप क्या कर रहे हैं, आप कोई गेम खेल रहे हैं जिसमें आपको बहुत इंटरेस्ट आ रहा है, आप क्या करेंगे? आप उसको खेलना नहीं छोड़ेंगे जब तक कोई एक्सटर्नल फोर्स आपको कहे कि आ जाइए, कोई काम है या खाना खा लो, आपकी मदर कहेंगी, या कहीं जाना है, या मॉम डैड एनीथिंग, आप उस गेम को नहीं छोड़ोगे। तो दैट इज योर फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन इन जनरल। आप सो रहे हैं, यू डोंट वांट टू बी वेक अप, यानी आप क्या करना है? यू वांट टू स्लीप पीसफुली। सो फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन यही कहता है, कोई ऑब्जेक्ट अगर रेस्ट पर है तो इट वांट्स टू बी इन द रेस्ट। जैसे मार्कर है, ये यहां रखा हुआ है, इट वांट्स टू बी इन द रेस्ट। लेकिन अगर मैं एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई करूं तो क्या होगा? इट विल कम इन मोशन। इसी तरह से कोई चीज घूम रही है, कोई चीज मूव कर रही है, तो इट वांट्स टू बी इन द मोशन, वो रेस्ट पर नहीं आना चाहती है। अगर कोई एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई नहीं कर रहा है तो क्या करेगी? इट विल गो कीप ऑन गोइंग। जब कोई भी चीज अगर हम बात करते हैं, अब आप कहेंगे कब चीजें तो रुक जाती हैं कुछ टाइम बाद, तो ये चीजें रुक रही है क्योंकि वहां पर कोई एक्सटर्नल फोर्स काम कर रहा है, एंड दैट फोर्स इज फ्रिक्शन। इन हम इसके बारे में आगे वाले टॉपिक्स में बात करेंगे। सो फर्स्ट लॉ कहता है ऑल द ऑब्जेक्ट दे वांट्स टू बी इन देयर स्टेट। अब हम बात करते हैं इनर्शिया की। इनर्शिया क्या चीज है? इनर्शिया है नेचुरल टेंडेंसी ऑफ एन ऑब्जेक्ट टू रेजिस्ट चेंज इन इट्स स्टेट्स। ये किसी भी ऑब्जेक्ट की नेचुरल टेंडेंसी है किसी चीज को क्या करना है? रेजिस्ट करना। जब भी हम कोई काम कर रहे हैं, कोई इंटरेस्ट हो रहा है आपको, और कोई एक्सटर्नल फोर्स आपको कहे, तो एक बार आप उसको मना करोगे कि नहीं मैं बाद में कर लूंगा या मैं बाद में आ जाऊंगा, तो यही आपके जो अपोजिशन क्रिएट कर रहे हो, आप रेजिस्ट कर रहे हो उस चीज को, दैट इज नोन एज इनर्शिया। यानी कोई ऑब्जेक्ट इफ इट इज इन द रेस्ट then it wants to be in rest, if it is in motion then it wants to be in motion। अब आप फर्स्ट लॉ को देखो और इनर्शिया को देखो, इन दोनों का अल्टीमेटली मीनिंग क्या है? सेम है। दैट्स व्हाई हमारे पास में जो फर्स्ट लॉज ऑफ मोशन है, दिस आल्सो नोन एज लॉज ऑफ इनर्शिया। ये इसका नाम है लॉ ऑफ इनर्शिया, क्योंकि दोनों का टेक्निकल मीनिंग क्या है? सेम। अब इनर्शिया जो है दैट डिपेंड्स अपॉन मास। कैसे डिपेंड कर रहा है? इट डिपेंड्स अपॉन मास। अब सोचिए एक स्टोन है आपके पास में, आपको उसको क्या करना है? आपको उसको पुश करना है। कोई भी चीज है, आपको फोर्स क्या करना पड़ेगा? ज्यादा लगाना पड़ेगा या कम लगाना पड़ेगा? मैं एक छोटा सा ऑब्जेक्ट है, लेट्स से एक मार्कर, मेरे को बहुत कम फोर्स लगाना पड़ा है, आई कैन डिस्प्लेस इट। लेकिन मैं यहाँ एक बहुत बड़ा स्टोन लेकर आ जाऊं, फिर उसको मेरे को पुश करना है, तो व्हाट आई हैव टू डू? आई हैव टू अप्लाई मोर फोर्सेस। यानी जिसका मास ज्यादा है उसका अपोजिशन भी क्या होगा? ज्यादा। यहाँ इसका अपोजिशन कम था तो ये आसानी से मूव कर गया। वो जो स्टोन का एक बहुत बड़ा ब्लॉक है, उसको आप जब पुश करेंगे तो उसका अपोजिशन क्या है? बहुत ज्यादा होगा, क्योंकि उसमें जो रेजिस्टेंस की टेंडेंसी है दैट विल बी मोर। तो डिपेंड कर रहा है इनर्शिया आपके मास पर। और कैसे डिपेंड कर रहा है? इनर्शिया इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू योर मास। अगर मास की वैल्यू क्या हो रही है? ज्यादा है, तो उसका मतलब उसके अंदर जो रेजिस्टेंस जो है दैट विल बी मोर। और रेजिस्टेंस ज्यादा है यानी कि उसके अंदर जो अपोजिशन फोर्स है दैट इज मोर। अब इसका एक कॉमन एग्जांपल है हमारे पास। हम लोग सब क्या करते हैं? कैरम खेलते हैं। कैरम खेलते टाइम पे आप क्या करेंगे? जो कॉइंस हैं आपने उसको क्या कर रखा है? 1 on 1 पाइलॉन कर रखा है, एक के ऊपर एक ऐसे रख रखा है। अब आप सडनली एक स्ट्राइकर लेकर आते हैं और आप उसको स्ट्राइक करते हैं, देन यू सी मोस्ट ऑफ द टाइम्स जो आपके कॉइन है, जो लास्ट कॉइन है, केवल वो ही बाहर आता है, बाकी सारा का साइड जो पाइल है वो एज इट इज नीचे आ जाता है।
तो स्ट्राइकर ने केवल एक कॉइन को डिस्प्लेस किया। क्यों? क्योंकि वो पूरा पाइलॉन इस वक्त किस पर है, दैट इज इन द रेस्ट एंड इट वांट्स टू बी इन द रेस्ट। केवल एक्सटर्नल फोर्स नीचे वाले कॉइन को मिला तो उस नीचे वाले कॉइन में क्या आ गई, उसकी स्टेट चेंज हो गई। रेस्ट जो चीजें हैं दे आर इन देयर नेचुरल स्टेट। इसी तरह से हमारे जो ऑब्जेक्ट्स मूव कर रहे होते हैं, सेम लॉजिक फॉर देम, अगर आप फ्रिक्शन फोर्स हटा देंगे तो दे विल कीप ऑन गोइंग एंड गोइंग एंड गोइंग। जैसे कई चीजें होती हैं, हम स्पेस के अंदर स्पेसक्राफ्ट छोड़ते हैं, अगर कोई एक्सटर्नल फोर्स, कोई भी प्लैनेट है या कोई भी चीज उसके रास्ते में नहीं आ रहा है, कोई उसको अपनी तरफ खींचने की कोशिश नहीं कर रहा है, तो दे विल गो डीपली ऑन दिस। अगर आपने मिशन मंगल मूवी देखी होगी तो उसके अंदर एक आपके सैटेलाइट जब लॉन्च कर रहे होते हैं तो मार्स के पास में एक वो लोग वही हो जाते हैं कि अगर मार्स ने उसको नहीं कैच किया तो सैटेलाइट क्या होगी, मार्स को पार करी जाएगी एंड इट विल कीप गोइंग इन द डीप स्पेस तब तक कोई उसका एक्सटर्नल ऑब्जेक्ट या कोई और प्लैनेट उसके जो पाथ है उसको क्या करता है, इन्फ्लुएंस नहीं करता है। अब ये जो इनर्शिया होती है दैट इज ऑफ 3 टाइप्स। तो अभी तक जो हमने डेफिनेशन पढ़ी थी वहीं से इनर्शिया के टाइप्स निकल कर आते हैं। तो इनर्शिया का पहला टाइप है इनर्शिया ऑफ रेस्ट। इसको कैसे एक्सप्लेन करेंगे? जो हमने बात की थी इनर्शिया की थी, इट इज द नेचुरल टेंडेंसी टू अपोज द मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट। अगर वो रेस्ट पर है तो उसको क्या करेगा, अपोज करेगा। तो इन सिंपल वर्ड्स क्या है, इफ ऑब्जेक्ट इज इन रेस्ट, ये क्या करना चाहेगा, इट वांट्स टू बी इन रेस्ट। यही आपके क्या है, दैट इज इनर्शिया ऑफ रेस्ट। इसका एक कॉमन एग्जांपल है हमारे पास के अंदर, जैसे हमने बात की थी कैरम की कॉइन के पाइलॉन होने की। एक दूसरी चीज बात करते हैं हम लोग, जब हम मूव कर रहे होते हैं इन अ बस, आप क्या कर रहे हो, बस इस वक्त रुकी हुई है। इफ बस स्टार्ट सडनली, आपके क्या होता है, जो लोअर पोर्शन है, आपकी जो लेग्स है दैट इज इन द कांटेक्ट विद द बस, उसके व्हील्स के साथ में जो है कंपैरेटिवली उसकी जो फ्लोर है उसके साथ में कांटेक्ट में है। तो जैसे ही बस स्टार्ट होती है आपके जो लेग्स हैं वो क्या होते हैं, वो मूव करना चल जाते हैं। लेकिन आपकी अपर बॉडी है, इसकी टेंडेंसी क्या है, इसकी टेंडेंसी है कि ये चाहिए रेस्ट में ही रहे। इसी वजह से आपको क्या है, सडनली बैक पुश मिलता है। इसका दूसरा एग्जांपल है आपके पास में इनर्शिया ऑफ मोशन। सेम जैसे हमने बात की थी रेस्ट में, इफ ऑब्जेक्ट्स इज इन मोशन इट वांट्स टू बी इन मोशन। उसी व्हीकल पे आप क्या करेंगे, इफ यू अप्लाई ब्रेक्स सडनली, आपको क्या होता है, कई बार आप आगे जाकर गिरते हैं। उसका रीजन ये होता है हमारे पास में इनर्शिया ऑफ मोशन। क्यों? क्योंकि आपकी पूरी बॉडी क्या है, दैट इट वांट्स टू बी इन मोशन, लेकिन आप जैसे ही ब्रेक लगाते हैं आपके जो पैर है, लोअर पोर्शन है, वो रेस्ट पर आ जाता है, लेकिन अपर पोर्शन अभी भी मूव कर रहा होता है, तो आपको सडनली आगे की तरफ एक जर्क लगता है। इसी तरह से जब आप किसी कारपेट को बीटिंग कर रहे हैं, सपोज मान लीजिए एक कारपेट है, आप उसको क्या करते हैं, ऐसे जोर से झटकते हैं या फिर आप उसको स्टिक से बीट कर रहे हैं, तब होगा क्या, जो डस्ट पार्टिकल्स हैं वो तो उसी जगह पर रहेंगे बिकॉज ऑफ इनर्शिया ऑफ रेस्ट, लेकिन आपका कारपेट क्या है, वो अपनी जगह से डिस्प्लेस हो रहा है। इसी वजह से डस्ट पार्टिकल है वो क्या होते हैं, अलग हो जाते हैं। सेम जब आप किसी चीज को सुखाते हैं तो ये आप ऐसे झटकते हैं तो उसमें से जो वाटर ड्रॉपलेट्स बाहर आते हैं वो इन्हीं वजह से आते हैं, क्योंकि जो वाटर ड्रॉपलेट्स है दे वांट टू बी इन द रेस्ट, लेकिन आपने क्लोथ को अपनी जगह से क्या किया, शिफ्ट किया है, तो उस वजह से वाटर ड्रॉपलेट क्या होते हैं, अलग हो जाते हैं। इसी तरह से इनका एक एग्जांपल मतलब एक टाइप और है, दैट इज इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन। हमने सर्कुलर मोशन की अगर हम स्टडी करते हैं तो हम देखते हैं सर्कुलर मोशन के अंदर क्या होता है, हर एक पॉइंट पे आपकी डायरेक्शन चेंज हो रही होती है और एक कोई सेंट्रल फोर्स होता है जो उसको क्या करता है, अपने पाथ की तरफ बांध के रखता है। नीचे आपके पास में ये कोई एक सेंटर है, इसके अराउंड कोई ऑब्जेक्ट है वो सर्कुलर पाथ में मूव कर रहा है। अब किसी भी पॉइंट पर, लेट्स से इस पॉइंट पर आपको क्या करना है, इफ वी ड्रॉ अ टेंजेंट वी गिव द डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी, तो ऑब्जेक्ट इस डायरेक्शन में जाना चाहेगा, लेकिन वो जो फोर्स है वो आपको क्या कर रहा है, वो इसको यहाँ पर बांध के रख रखा है। जैसे ही ऑब्जेक्ट मूव करेगा, लेट्स से दिस पॉइंट, इस वक्त इसकी वेलोसिटी यहाँ है, लेकिन ये फोर्स क्या है, इसको होल्ड करके रख रखा है। जैसे ही ये फोर्स यहाँ से गायब होता है, जैसे ही मान लीजिए फोर्स यहाँ से ब्रेक होगा, इसकी अगर नेचुरल टेंडेंसी यहाँ पर है, इसकी डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी इज दिस वन, तो ऑब्जेक्ट क्या है वो यहाँ से चला जाएगा, अगर ये वाला जो फोर्स होता है आपका गायब होता है। You can see this example, आप एक ले सकते हैं बॉल, उसको इस तरह से घुमाने की कोशिश कीजिए, तो आपका हाथ क्या कर रहा है, इस वक्त वहां पर वो फोर्स प्रोवाइड कर रहा है। आप जैसे ही उसको छोड़ोगे,
जिस पर्टिकुलर पॉइंट पर उसकी वेलोसिटी की डायरेक्शन होगी वो उसी डायरेक्शन में चला जाएगा। सपोज आपने यहां से छोड़ा इसको, वो ऑब्जेक्ट यहां पर था और आपने उस फोर्स को हटाया है, तो इस वक्त उसकी डायरेक्शन क्या होगी, ये, तो इट विल गो इन दिस डायरेक्शन। यानी कहने का मतलब क्या है, यहाँ पर ये उसकी नेचुरल डायरेक्शंस हैं जिसके अंदर ये मूव करना चाहेगा, लेकिन एक्सटर्नल फोर्स ने यहाँ पर क्या कर रखा है, उसको रोक रखा है। तो एज यू रिमूव दिस एक्सटर्नल फोर्स, दिस ऑब्जेक्ट विल गो ऑन इट्स डायरेक्शन। तो यही आपके क्या है, दिस इज कॉल्ड इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन। तो फर्स्ट लॉज ऑफ मोशन के बारे में हमने पढ़ा था, इनर्शिया के बारे में, और कैसे कोई ऑब्जेक्ट क्या करता है, रेजिस्ट करता है चीजों को। इन द नेक्स्ट टॉपिक वी विल टॉक अबाउट द सेकंड एंड थर्ड लॉज ऑफ मोशन। तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड विद अस। थैंक यू वेरी मच।